वेलकम बैक दोस्तों। हम वापस आ चुके हैं 7 जनवरी 2026 शिफ्ट 1 इकोनॉमिक्स पेपर के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। पिछली वीडियो में हमने कई महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस को डिटेल में समझे थे। अब इस पार्ट के अंदर हम आगे क्वेश्चंस को और गहराई के अंदर और आसान भाषा के अंदर एनालाइज करेंगे। हम ऑप्शंस को भी डिटेल में समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इस सीरीज में हम सिर्फ सही आंसर याद नहीं रखते, बल्कि हर क्वेश्चंस के पीछे का पूरा कंसेप्ट समझते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा डिटेल्ड कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शंस का कंप्लीट एनालिसिस, इंपॉर्टेंट थ्योरी रिवीजंस, रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स और ट्रिक क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग, ताकि एग्जाम में चाहे क्वेश्चन घुमा फिरा कर ही पूछा जाए, आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि पूरी सीरीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स कंटिन्यू द एनालिसिस। फर्स्ट 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमने 10 क्वेश्चन तो कर लिया, अब हम 11 से 20 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो 11 क्वेश्चन कहता है कि गिवन द डिफरेंस इक्वेशन, जो हमें ना डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है, y t plus 1 minus 1.2 yt is equals to 0, और जनरल एक्सप्रेशन हमें बताना है yt के टर्म्स के अंदर, इन टर्म्स ऑफ t कैन बी। तो t के टर्म्स में इनमें से कौन सा जनरल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, डिफरेंसिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंसिंग इक्वेशन को। हमें क्या दे रखा है? गिवन इक्वेशन yt is equals to minus 1.2 yt इज, देन रीअरेंज किया हमने इसको, तो ये जो 1.2 yt है इसको हमने उस साइड भेज दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? yt प्लस 1 इज इक्वल टू 1.2 yt। ठीक है, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ये क्या है? एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर और होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन है जो हमें मिली है। ईच न्यू टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय 1.2। तो जो हर एक टर्म है इसके अंदर हम एक चीज ऑब्जर्व करिए, जैसे कि ये जो हमें दे रखा है, जो y t प्लस 1 जो हमें दे रखा है, उसकी वैल्यू हमें इसके बराबर पुट कर दी। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि जो हर एक जो नई टर्म है वो किसके बराबर हो जाएगी? प्रीवियस टर्म को अगर हम 1.2 से मल्टीप्लाई करें तो जो नई टर्म निकल जाएगी हमारी, ये चीज है। और सेकंड हमने देखा कि भाई सीक्वेंस जो है, किसका सीक्वेंस फॉर्मेशन हम देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम y1 से सीक्वेंस फॉर्मेशन क्या हो रहा है। देखो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.2 y1, और y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.2 y2। इसको हम 1.2 का होल स्क्वायर y1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम इसको पैटर्न के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब 1.2 को उतनी बार मल्टीप्लाई कर दे जितनी बार हमें चाहिए। ठीक है, तो जनरल टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी? yt की जो जनरल टर्म होगी वो होगी 1.2 t माइनस 1 y1। इस तरीके से रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो है वो यही है। तो ये बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि उसके अंदर हमें पूछा था कि भाई t के टर्म्स में फॉर्म करो, और उसमें y1 दे रखा था। तो हमने क्या करा सबसे पहले कि भाई इसको है ना इस पैटर्न में फॉर्म कर लिया, और हमने ये पता लगा लिया कि भाई ये एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन है, जिसके अंदर हमने ये जान लिया कि भाई हर एक नया जो टर्म है वो पुरानी टर्म्स के अंदर 1.2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। इससे हमने कुछ जो सीक्वेंस देख लिया, सीक्वेंस फॉर्म कर लिया, और सीक्वेंस फॉर्म करने के बाद हमें पता चल गया कि भाई हर किसी को मल्टीप्लाई करें उसके, मतलब t माइनस 1 से अगर हम ये इसकी पावर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक जनरल टर्म मिल जाएगी yt के फॉर्मेट में। ऐसे इसका ध्यान रखना। देन हम बात करेंगे अब एडिशनल इंफॉर्मेशन की। तो देखो, जो फर्स्ट जो दे रखा है हमें वो है yt 1.2 t y1, है ना। तो ये इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पावर दे रखी है 1.2 को, तो ये जो है मतलब t की वैल्यू जब 1 होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.2 y1 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म शुड बी y1, और जो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? y1 होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या हो गई? देखो, ये वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट क्यों है? इसका कारण ये है कि अगर हमने इसके अंदर हमें क्या दे रखा है? ये वैल्यू दे रखी है। अगर हमने इसके अंदर t की वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y1 इज इक्वल्स टू 1.2
y1, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे है ना, हम इसके अंदर टी की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी। 10 ना, ये भी है ना, मैच नहीं हो रहा क्योंकि टी की वैल्यू 1 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, हुआ है 1.2 की पावर 2 वाई नॉट, मतलब y1 नहीं मिल रहा है इसके अंदर। और इसके अंदर जो ये लास्ट वाला थर्ड ऑप्शन है, इसके अंदर भी अगर हम टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, वाई नॉट मिल रहा है प्लस सी, y1 नहीं मिल रहा। जब हम टी की वैल्यू 1 रखे तो जो y1 है वो y1 के बराबर हो जाना चाहिए। तो हम ये जो मेथड है इसको हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं इस चीज को। उससे पहले सबसे पहले हम इनकरेक्ट मेथड के बारे में जान लिए कि भाई ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि जब हमने इनके अंदर वैल्यू पुट करी 1, वो तो हमारे पास y1 नहीं आया, अलग अलग वैल्यूज आई, इसके अंदर 1 पुट करने पे भी वैल्यू नहीं आएगी और इसके अंदर भी। सो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 11 क्वेश्चन को। जैसे कि हम मान लो हमने हमें एलिमिनेशन मेथड करना है, मतलब t की वैल्यू हमने अगर 1 पुट कर दी तो हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो y1 ही आना चाहिए, मतलब y1 की वैल्यू y1 के बराबर ही आनी चाहिए। तो इनमें से किसके अंदर हम t की वैल्यू 1 करें तो हमारे पास y1 आ जाए। तो देखो, सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर जब हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास y1 जो है उसकी वैल्यू y1 ही आएगी, और बाकी सब में कुछ और आ रही है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट को ये नहीं भी पता है या ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फटाफट से कुछ सेकंड के अंदर ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बस पुट करनी है वैल्यू और हमें इसके बराबर फाइंड करनी है, तो जनरल एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन था ताकि कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भाई लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है हमें। लिस्ट 1 में हमें क्या दे रखा है, हेरोडोमर मॉडल दे रखा है। तो हेरोडोमर मॉडल इनमें से कौन सा, लिस्ट 2 में से कौन से किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट एज अ डबल एज स्वॉर्ड से, है ना। देन है हमारा ल्यूकस और रोमन। ल्यूकस रोमन किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टेंसी ऑफ द कैपिटल आउटपुट रेशियो। थर्ड हमारा है ऑर्थर लुइस। ऑर्थर लुइस किससे रिलेटेड है, ड्यूअल इकोनॉमी विद कैपिटलिस्ट एंड नॉन कैपिटलिस्ट सेक्टर। और लास्ट है हमारा माइकल टोरारो, तो वो रिलेटेड है रूरल अर्बन माइग्रेशन से। अब इसके अंदर है ना बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको मतलब पता नहीं होता, या फिर एक या दो ही पता होते हैं, तो उन एक या दो की हेल्प से भी हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि भाई जो हेरोडोमन मॉडल है वो इन चारों में से किससे रिलेटेड है, तो वो डबल एज स्वॉर्ड, इन्वेस्टमेंट एज डबल एज स्वॉर्ड से रिलेटेड है। तो हम इनमें से हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड, तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि ए जो 3 है वो सिर्फ इसके अंदर है। या फिर अगर आपको ये पता है कि जो ऑर्थर लुइस है उसने डबल जो ड्यूअल इकोनॉमी दी थी कैपिटलिस्ट और नॉन कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर, तो सी का 2 सिर्फ इसके अंदर है। तो सिर्फ एक या दो थ्योरी जानने की हेल्प से भी आप है ना एलिमिनेशन के मेथड से इसको फाइंड कर सकते हो। आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है, फटाफट से देखना कि भाई करेक्ट, अगर आपको 100% श्योर है कि भाई ये जो थ्योरी है या फिर ये रिलेटेड है इससे, तो आप 100% फटाफट से इस आंसर को कर सकते हो, इससे आपका टाइम भी बचेगा। अब हम इस थ्योरी के अंदर कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेरोडोमर मॉडल को। हेरोडोमर मॉडल जो है वो किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट एज अ डबल एज स्वॉर्ड। तो इन्वेस्टमेंट को एक डबल एज स्वॉर्ड कहा गया है, और ये डबल एज स्वॉर्ड का डायग्राम देखिए। इन्वेस्टमेंट डराइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या डिराइव करती है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को डिराइव करती है। ड्यूअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है उसका डबल रोल होता है। क्या क्या होता है, इंक्रीजेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड जनरेट इनकम। तो हैरोडोमर मॉडल जो है वो इन्वेस्टमेंट को, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को एक डबल एज स्वॉर्ड कहा गया है। हैरोडोमर मॉडल एक इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है जो जोर देता है इन्वेस्टमेंट का रोल किस पे, इकोनॉमी को ड्राइव करने में, इकोनॉमी की ग्रोथ को ड्राइव करने में क्या होता है इन्वेस्टमेंट का रोल, उसके बारे में बताया गया है हैरोडोमर मॉडल के अंदर। इन्वेस्टमेंट जो है उसका दो तरीके का रोल होता है। पहला रोल जो होता है वो इंक्रीज करना प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, और दूसरा जनरेट करना इनकम को। बट ये जो ये है ये ऑल्सो क्रिएट चैलेंजेस। मेंटेनिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट बैलेंस, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड अ डबल एज स्वॉर्ड, है ना। उसके साथ साथ है ना ये क्या क्रिएट करता है,
जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो 2 रोल थे, उसके अलावा इसका एक रोल ये भी है कि ये चैलेंज क्रिएट करता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बैलेंस करने में। मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सेविंग कम हो जाएगी, तो मेंटेन करने में, सेविंग इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है, उसे कहा गया है डबल एज्ड, मतलब स्वॉर्ड कहा गया है इन्वेस्टमेंट को। क्योंकि इस मॉडल के अंदर वो केयरफुली इक्विलिब्रियम फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ रिक्वायर्ड होती है। मतलब दिस इज व्हाई इन्वेस्टमेंट इज ऑफन कॉल्ड अ डबल एज स्वॉर्ड इन देयर मॉडल। मतलब हेरोल्ड डोमर मॉडल के अंदर इन्वेस्टमेंट को डबल एज स्वॉर्ड कहा गया है, क्योंकि एज इट रिक्वायर्स केयरफुल इक्विलिब्रियम फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। क्योंकि वो है ना केयरफुल इक्विलिब्रियम, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए केयरफुल इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ल्यूकस एंड रोमर के बारे में। तो ल्यूकस और रोमर जो है, उसके अंदर कॉन्स्टेंसी ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसके अंदर कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या है? कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है स्थिरता, निरंतरता, द क्वालिटी ऑफ स्टेइंग स्टेबल, फेथफुल और अनचेंज्ड ओवर टाइम। तो इसके अंदर बात की गई है कॉन्स्टेंसी ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो की। अब इसके इंपॉर्टेंट फिगर्स कौन कौन से हैं? तो इम्पोर्टेंट फिगर्स का मतलब होता है कि वो फेमस पीपल या फिर इन्फ्लुएंशियल पीपल जिन्होंने इसके, ये जो थ्योरी है इम्पोर्टेंट फिगर्स, ल्यूकस और रोमर थे किसके अंदर? एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के अंदर। मतलब ये फेमस पीपल थे या इन्फ्लुएंशियल पीपल थे जिन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के अंदर। अब एंडोजीनियस का मतलब भी हम जान लेते हैं। एंडोजीनियस का मतलब होता है आंतरिक रूप से उत्पन्न। कहने का मतलब ओरिजिनेटिंग और डेवलपिंग फ्रॉम विद इन अ सिस्टम और प्रोसेस। जैसे एक एंडोजीनियस का जो वर्ड है एंडोजीनियस, उसका एक एग्जांपल लो। जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है ना, वो क्या है? वो एक एंडोजीनियस फैक्टर है। मतलब इन्फ्लेशन है ना, कॉज की, मतलब इन्फ्लेशन होने का कारण है ना एंडोजीनियस फैक्टर होते हैं। मतलब इकोनॉमी के अंदर जो भी एंडोजीनियस फैक्टर है, आंतरिक फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से उत्पन्न होती है इन्फ्लेशन। फोकस ऑन, अब हम बात करेंगे इसकी। तो ये इसका जो फोकस है ल्यूकस और रोमर के, फोकस था किस पे? ह्यूमन कैपिटल पे, इनोवेशन पे और टेक्नोलॉजिकल चेंज पे। नाउ हम बात करेंगे कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो इम्प्लाइज स्टेडी ग्रोथ। कैपिटल एंड आउटपुट ग्रो एट सेम रेट। देखो अगर है ना जो कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर वो कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगी? जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी? स्टेडी होगी, मतलब एक बैलेंस में होगी। और है ना जो कैपिटल और आउटपुट जो है वो सेम रेट पे ग्रो हो रहे हैं। ये कंटिन्यूअस इनोवेशन प्रिवेंट्स डिमिनिशिंग रिटर्न। जो कंटिन्यूअस इनोवेशन होता है वो प्रिवेंट करता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्थर लुईस मॉडल को। ऑर्थर लुईस मॉडल जो था वो डबल इकोनॉमी मॉडल है। क्या एक्सप्लेन करता है? तो एक्सप्लेन करता है ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। जो ऑर्थर लुईस थे, उन्होंने ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, मतलब दिया था। उसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया था? तो ट्रांजिशन किसका? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इकोनॉमी का मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के अंदर ट्रांजिशन के बारे में बात की गई है। तो ट्रेडिशनल, ये जो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इसको क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है नॉन कैपिटलिस्ट, है ना। और जो ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है उसको रेफर किया गया है कैपिटलिस्ट। तो सरप्लस एग्रीकल्चरल लेबर शिफ्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसके अंदर जो ऑर्थर लुईस मॉडल था उसके अंदर बता रखा है कि जो सरप्लस लेबर होंगे एग्रीकल्चर के अंदर, वो शिफ्ट करेंगे किधर? इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा? इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट होगा। और ये एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे ड्यूअल इकोनॉमी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नॉन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताती है कि कैसे जो लेबर्स वगैरह हैं वो ट्रेडिशनल, मतलब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। जो सरप्लस एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में बात की गई है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइकल टोडारो मॉडल। तो ये जो है माइकल टोडारो मॉडल जो है वो रूरल अर्बन माइग्रेशन से रिलेटेड है। और क्या एक्सप्लेन करता है? तो एक्सप्लेन करता है माइग्रेशन डिस्पाइट अर्बन एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब इसके अंदर बताया गया है कि भाई माइग्रेशन तब भी होएगा, मतलब वो हो सकता है कि जो शहर है उसके अंदर है ना एम्प्लॉयमेंट ना भी हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, तो भी माइग्रेशन गांव से शहर की तरफ होता है।
क्यों? क्योंकि वो जो गाँव के मतलब पीपल होते हैं तो उनका ये मानना कि भई उनको शहर के अंदर अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। उनकी जो इनकम होएगी वो गाँव की इनकम से ज़्यादा होगी। इस कारण की वज़ह से माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन डिसीज़न जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो एक्सपेक्टेड इनकम डिफरेंसेस पे। जो एक्सपेक्टेड इनकम डिफरेंसेस है उस पे डिपेंड करता है माइग्रेशन का डिसीज़न कि भई गाँव के अंदर कितनी इनकम हो रही है और शहर के अंदर कितनी इनकम हो रही है। इसका एक्सपेक्टेड डिफरेंस ही माइग्रेशन को डिसाइड करेगा और एम्फेसिस किस पे जोर दिया गया है तो रूरल के डेवलपमेंट को जोर दिया गया है इस पे और रिड्यूसिंग एक्सेसिव अर्बन माइग्रेशन। अगर रूरल एरियाज़ ही डेवलप हो जाए, वहाँ पे भी इनकम वगैरह है, वो शहर के बराबर मिल जाए, तो लोग है ना क्यों क्यों ही वहाँ से शिफ्ट होंगे। तो इससे क्या होगा, जो एक्सेसिव अर्बन माइग्रेशन है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये मॉडल किसने दिया था? माइकल टोडारो मॉडल था ये और माइग्रेशन से रिलेटेड था। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो देखो हैराडोमर मॉडल है, किसने दिया था, कब दिया था, इसके बारे में देखते हैं। तो हैराडोमर मॉडल जो है वो डेवलप किया था रॉय हैरोल्ड ने और एफसी डोमर ने, किसमें 1940s के अंदर। और क्या अज्यूम करता है? अज्यूम फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड नो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। तो कोई भी डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होगा कैपिटल का और ये एक फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो अज्यूम करता है हैराडोमर मॉडल। अगर हम डिटेल में बात करें तो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट सेविंग एंड कैपिटल अक्यूमुलेशन। तो ये जो हैराडोमर मॉडल है ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मॉडल है जो कि इन्वेस्टमेंट सेविंग और कैपिटल अक्यूमुलेशन पे बेस्ड है। वाइडली यूज्ड टू एनालाइज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्री। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर और ज्यादातर किसमें? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। इम्प्लीकेशंस क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? तो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इन्वेस्टमेंट डिराइव्स ग्रोथ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली जो हैराडोमर मॉडल है वो हमें हेल्प करता है इस चीज को समझने में कि कैसे जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोथ को डिराइव करती है और सेविंग की इम्पोर्टेंस को भी बताता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। मतलब बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट सेविंग को बैलेंस करने का मतलब ये डबल एज सॉर्ड इसलिए कहा गया है इसको। नेक्स्ट है हमारा एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के बारे में हम बात करें तो ग्रोथ जो है वो जब इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी जैसे कि ह्यूमन कैपिटल पे, इनोवेशन पे, पॉलिसी मेजर्स पे, तो उसे कहेंगे एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। और ये जो ल्यूकस था, ल्यूकस ने किस पे जोर दिया था? ह्यूमन कैपिटल पे जोर दिया था। रोमर ने किस पे हाईलाइट किया था? टेक्नोलॉजिकल चेंज ड्रिवन बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। जो रोमर था उसने तो टेक्नोलॉजिकल चेंज के ऊपर हाईलाइट किया था और जो ल्यूकस था उसने ह्यूमन कैपिटल पे हाईलाइट किया था। तो ये दोनों ही एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी है, इन दोनों के द्वारा दी गई थी। फोकस इज ऑन सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ थ्रू नॉलेज, इनोवेशन एंड ह्यूमन कैपिटल। तो बेसिकली जो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी है वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस करती है जो कि नॉलेज, इनोवेशन और ह्यूमन कैपिटल के थ्रू होती है। अब हम बात करेंगे ल्यूकस ड्यूअल सेक्टर मॉडल। ल्यूकस का ड्यूअल सेक्टर मॉडल क्या था? ये इम्पोर्टेंट फॉर लेबर सरप्लस इकोनॉमीज। सो जो लेबर सरप्लस इकोनॉमीज है उसके अंदर इम्पोर्टेंट है ये। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करती है और पॉवर्टी को रिड्यूस करने में मदद करती है। डिस्क्राइब किया था शिफ्ट को, जो सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर मतलब ट्रेडिशनल सेक्टर मतलब नॉन कैपिटलिस्ट सेक्टर से इंडस्ट्रियल मॉडर्न या फिर कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर। देन हम बात करें, एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी एंड द रोल ऑफ इंडस्ट्री इन राइजिंग इनकम एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज मतलब नॉन कैपिटलिस्ट से कैपिटलिस्ट मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, उसको एक्सप्लेन करता है। और इंडस्ट्री का क्या रोल है लोगों की इनकम को बढ़ाने में और पॉवर्टी को कम करने में, उसके बारे में भी कौन बताया था? ल्यूइस डुअल सेक्टर मॉडल के अंदर बताया गया था। नाउ हम बात करेंगे रूरल अर्बन माइग्रेशन की। तो ये हाईलाइट करता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट को और सजेस्ट करता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को। माइग्रेशन डिसीजन जो है वो बेस्ड होते हैं एक्सपेक्टेड इनकम डिफरेंसेस पे रूरल और अर्बन एरियाज की। और ये जोर किस पे देता है? एम्फसाइजेस क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज टू रिड्यूस एक्सेसिव माइग्रेशन। तो रूरल एरियाज के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करो ताकि जो एक्सेसिव माइग्रेशन है वो रिड्यूस हो सके। और इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकिंग टू अचीव बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रूरल अर्बन माइग्रेशन का पैटर्न देखना।
पॉलिसी बनाने में, ताकि एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट अचीव कर सकें और रिड्यूस कर सकें अर्बन प्रेशर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भाई द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI इज यूज टू रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन, तो वो कंट्रीज को किस बेसिस पे रैंक करने में हेल्प करता है। तो हमें पता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ और एजुकेशन और परचेजिंग पावर पैरिटी पे डिपेंड करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दे रखा है हमें कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशनल अटेनमेंट और रियल पर कैपिटा इनकम एट परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इस पे डिपेंड करता है ह्यूमन, मतलब जो कंट्रीज को इस बेसिस पे रैंक करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हम इसके कंसेप्ट थ्योरी पे जाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसका मतलब क्या होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एक कंपोजिट इंडेक्स है जो मेजर करता है ह्यूमन के डेवलपमेंट को। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये डेवलप किया गया था UNDP के द्वारा। UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो HDI है वो क्या मेजर करता है? तो ये मेजर करता है डेवलपमेंट बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के बियॉन्ड जो डेवलपमेंट है उसे मेजर करता है। अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे इसके तीन कंपोनेंट। किसके तीन कंपोनेंट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तीन कंपोनेंट्स के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो क्या मेजर करता है? तो वो मेजर करता है लॉन्ग और हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट जो है वो है एजुकेशनल अटेनमेंट, वो क्या इंक्लूड करता है? तो वो दो चीजें इंक्लूड करता है, एक मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। देन हमारा आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये क्या मेजर करता है? मेजर किसके हेल्प से किया जाता है? तो ये GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा और परचेजिंग पावर पैरिटी PPP द्वारा क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें जो ह्यूमन, ये जो इम्पोर्टेंस है HDI की उसके बारे में अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ HDI क्या है? प्रोवाइड सिंगल स्टैटिस्टिक टू कंपेयर कंट्रीज, मतलब HDI जो है वो एक स्टैटिस्टिक प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं और रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल डेवलपमेंट लेवल। तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट लेवल है कंट्रीज का उसको रिफ्लेक्ट करता है कि पहले कितनी थी अब कितनी है। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो एबिलिटी टू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। क्या मेजर करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? तो ये मेजर करता है कि भाई कितना लंबा और कितने हेल्दी लाइफ एक ह्यूमन बीइंग जीता है, उसके बारे में बताता है। एजुकेशनल अटेनमेंट क्या बताता है? तो व्हाट इट मेजर? तो इट मेजर्स नॉलेज एंड स्किल लेवल्स ऑफ पॉपुलेशन, तो कितनी नॉलेज और कितना स्किल्स है पॉपुलेशन के अंदर, तो वो एजुकेशनल अटेनमेंट बताता है। और जो रियल पर कैपिटा इनकम जो है, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, वो है इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एबिलिटी टू एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक इकोनॉमी का क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके बारे में बताता है और कितनी एबिलिटी है गुड्स और सर्विसेज को एक्सेस करने की, उसके बारे में कौन बताता है? रियल पर कैपिटा इनकम बताता है। परचेजिंग पावर पैरिटी जो PPE है उसका मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। अब हम इसके की पॉइंट को देखो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के की पॉइंट और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो उसका की पॉइंट है की इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ केयर क्वालिटी। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो एक की इंडिकेटर है हेल्थ को और हेल्थ केयर क्वालिटी से रिलेटेड है और डिपेंड करता है किस पे? एक्सेस टू हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड ओवरऑल लिविंग कंडीशंस को। इसका सिग्निफिकेंस है हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेट बेटर हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, मतलब जितनी लंबी लाइफ वो क्या शो कर रही है? भाई इतना हेल्दी इंसान है, इतनी वेलफेयर है कि ह्यूमन बीइंग के पास, उसको दर्शाती है। नेक्स्ट हम बात करें इंक्लूड्स ये एजुकेशनल अटेनमेंट की, तो ये क्या इंक्लूड करती है? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट्स और दूसरी चीज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन एंटरिंग स्कूल। तो मतलब कितना एक एडल्ट, मतलब जो मीन ईयर है स्कूलिंग एक एडल्ट की, और कितनी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है चिल्ड्रन जो स्कूल एंटर कर रहे हैं उनकी। और रिफ्लेक्ट क्या करती है? एजुकेशन एक्सेस एंड क्वालिटी। हायर एजुकेशनल अटेनमेंट लीड्स टू बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जितना हायर एजुकेशनल अटेनमेंट होएगा वो एक बेटर अपॉर्चुनिटीज उस पर्सन को मिलेगी और एक इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा
रियल पर कैपिटा इनकम। तो मेजर किया जाता है जीएनआई पर कैपिटा से, मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम के थ्रू ये मेजर किया जाता है। परचेसिंग पावर पैरिटी एडजस्ट इनकम, तो वह इनकम को एडजस्ट करता है फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंसेस, जो कंट्री के अक्रॉस है उसके अकॉर्डिंग। प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज्ड कंपैरिजन, तो स्टैंडर्डाइज्ड कंपैरिजन जो है वो प्रोवाइड करता है। और अब इसके सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करें तो हायर इनकम जो है इसका मतलब होता है कि ज्यादा अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ज्यादा एक्सेस रिसोर्सेज के लिए। सो वो है। तो अब देखो यहाँ पे हम देखें जो इनकरेक्ट कंपोनेंट है वो क्या क्या है। तो देखो एडल्ट इलिटरेसी रेट नहीं, मतलब एचडीआई जो है ये नॉट डायरेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ एचडीआई। कौन कौन से हैं? एक तो इलिटरेसी के बारे में नहीं होता ये, है ना। ये पॉपुलेशन बिना सेफ वाटर ये वाली चीज भी नहीं दर्शाता। अंडरवेट चिल्ड्रन के बारे में नहीं बताता ये। पॉपुलेशन नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव टू 40, इसके बारे में मतलब ये डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं है इसके एचडीआई के। इनकम इनइक्वालिटी भी डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं है और अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज भी डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं है। जो एचडीआई है वो कंबाइन करता है हेल्थ को, एजुकेशन को और इनकम को। और हमें देता है कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ह्यूमन डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भाई हमें दे रखे हैं ABCD दे रखे हैं और इसमें से करेक्ट हमें बताना है। तो देखो पहला हमें दे रखा है रिजर्व मनी जो है उसकी वैल्यू दे रखी है। और मतलब पहले हमें दे रखा है सी का मतलब करेंसी होता है, ओडी का मतलब अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, सीआर का मतलब होता है कैश रिजर्व ऑफ बैंक और एम का मतलब मनी सप्लाई और आरएम का मतलब होता है रिजर्व मनी। तो यहाँ पे जो रिजर्व मनी है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है सी प्लस ओडी प्लस सी आर। जो सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर M1 की वैल्यू दे रखी है जो सी प्लस ओडी होगी, और जो मनी मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू दे रखी है मनी सप्लाई अपॉन में आरएम रिजर्व मनी। और जो नैरो मनी के बारे में बता रखा है, नैरो मनी सप्लाई जो है वो क्या बता रखी है M3 नैरो मनी सप्लाई होता है। तो देखो कौन कौन सा इसमें ऑप्शन सही है और कौन कौन सा गलत है। तो जो नैरो मनी है मतलब ये जो M1 है वो क्या है, उसको कहा जाता है नैरो मनी, ना कि M3 को। तो जो डी ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा। और M1 की वैल्यू क्या होती है C प्लस DD डिमांड डिपॉजिट प्लस OD होती है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट आरबीआई। सो ये वाला जो बी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। रिजर्व मनी जो है वो उसकी वैल्यू हमें दे रखी है ना। उसकी वैल्यू है करेंसी अदर डिपॉजिट और कैश रिजर्व। तो ये करेक्ट है। और हमें रिजर्व जो मनी मल्टीप्लायर है उसे भी बता रखा है कि भाई वो क्या है मनी सप्लाई अपॉन में रिजर्व मनी होगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगा। सो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होएगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? और सी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए और सी। ए और सी कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर? फोर्थ। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसके बारे में देखते हैं मनी सप्लाई एंड रिजर्व मनी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिजर्व मनी के बारे में। तो जो रिजर्व मनी होता है वो उसका फॉर्मूला होता है RM इज इक्वल्स टू करेंसी प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे M1 की। M1 जो होता है इस चीज का ध्यान रखना वो नैरो मनी होता है और वो उसका फॉर्मूला होता है C प्लस DD प्लस OD, जिसमें जो DD होता है वो डिमांड डिपॉजिट होता है बैंक के साथ। तो इसलिए जो सेकंड वाला था वो इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें DD नहीं दे रखा था। और नेक्स्ट थर्ड हम बात करेंगे मनी मल्टीप्लायर की। जो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है वो M1 में RM होता है। जो M है वो मनी सप्लाई है, RM कैश रिजर्व है। तो ये शो क्या करता है? तो ये बेसिकली ये जो RM है वो रिजर्व मनी है और ये शो करता है इंक्रीज इन मनी सप्लाई ड्यू टू रिजर्व मनी इंक्रीजेस। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। M3 जो होता है वो ब्रॉड मनी होता है ना कि नैरो मनी। तो जो M3 ब्रॉड मनी होता है और नैरो मनी रेफर किसको किया जाता है? M1 को किया जाता है और M3 को ब्रॉड मनी। तो स्टेटमेंट जो फोर्थ वाला था वो भी करेक्ट था क्योंकि उसके अंदर M3 को बोल रखा था। एडिशनल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जो ब्रॉड मनी है M3 उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है? जो M3 की वैल्यू है वो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट हो जाएगा। देन हम बात करें किसकी? मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर फॉर मनी सप्लाई इन इंडिया। जो M3 है ब्रॉड मनी है वो बहुत ही कॉमनली यूज मेजर है इंडिया के अंदर, जिसकी वैल्यू हमें पता है ब्रॉड मनी इज इक्वल टू नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट। अब हमारे पास ये इसकी समरी है। तो जो रिजर्व मनी है उसका फॉर्मूला हमें दे रखा है
और जो फॉर्मूला है उसके जो वो है एब्रिविएशन उसके बारे में बता रखा है कि भाई सी किसको रेफर कर रहा है, ओडी, और सीआर किसको रेफर किया गया है, करेंसी इन सर्कुलेशन, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई और कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट था फर्स्ट। इसका की टेक अवे क्या है, जो रिजर्व मनी है वो मनी होता है जो अवेलेबल होता है, मतलब रिजर्व मनी इज द मनी दैट इज अवेलेबल विद द पब्लिक एंड बैंक विद आरबीआई। तो जो वो मनी जो कि अवेलेबल होता है पब्लिक और बैंक्स का आरबीआई के पास, है ना। तो M1 जो है वो क्या है, नैरो मनी, इसका फॉर्मूला दे रखा है, और डीडी के बारे में बता रखा है कि ये डिमांड डिपॉजिट है बैंक के अंदर, और ओमिशन ऑफ डीडी मेक्स द गिवन स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो वो क्योंकि स्टेटमेंट का डीडी नहीं दे रखा था, इसलिए वो जो स्टेटमेंट था वो गलत हो गया था। जो नैरो मनी है वो इंक्लूड करता है करेंसी और डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट को। मल्टीप्लायर, जो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये होता है, ये शो करता है द मल्टीपल ऑफ RM दैट क्रिएट्स मनी सप्लाई। और ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये इंडिकेट करता है मच, मतलब इंडिकेट्स हाउ मच मनी सप्लाई कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ यूनिट ऑफ रिजर्व मनी। देन है हमारा ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी का फॉर्मूला है ये, जो ब्रॉड मनी है वो इंक्लूड करता है नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। जो स्टेटमेंट था उसमें हमें दे रखा था कि भाई जो M1 को बोल रखा था क्या कि भाई M1 क्या है, नैरो मनी है। तो मतलब ब्रॉड मनी के बारे में बता रखा था कि भाई ब्रॉड मनी जो है वो M3 है। तो वो स्टेटमेंट क्या था, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि M3 जो है वो ब्रॉडेस्ट मनी होता है, ना कि नैरो मनी होता है। और ब्रॉडेस्ट मेजर होता है मनी सप्लाई का भारत के अंदर। तो मनी सप्लाई जो M है वो इंक्रीज होता है व्हेन द रिजर्व मनी RM increases and the money multiplier show the extent of this increase। तो ऊपर वाले जो स्टेटमेंट्स थे इसके अंदर ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया था। कौन सा स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया था और बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया था। आंसर हमारा था ए और सी, क्योंकि इसके अंदर तो डिमांड डिपॉजिट ऐड होएगा तब जाके करेक्ट होएगा, और इसके अंदर M1 आएगा तब जाके ये करेक्ट होएगा। देन हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ बिग पुश थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन। तो जो ओरिजिन है किसका, बिग पुश थ्योरी का जो ओरिजिन है, डेवलपमेंट है, वो किस बेसिस पे है। तो बेसिकली वो किस बेसिस पे होता है, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप एंड क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट के बेसिस पे बेस्ड है। जो बिग पुश थ्योरी का ओरिजिन है वो इसके ऊपर बेस्ड है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, बिग पुश थ्योरी एंड रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में हम देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिग पुश थ्योरी क्या है। बिग पुश थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो पॉल रॉस्टिन रॉडन द्वारा ये बिग पुश थ्योरी का इंट्रोडक्शन हुआ था, इंट्रोड्यूस की थी इस पर्सन ने। देन कौन सी ईयर में, 1943 के अंदर इसने इंट्रोड्यूस की थी। जो मेन आइडिया था वो क्या था, तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज रिमेन ट्रैप्ड इन पॉवर्टी। तो जो बिग पुश थ्योरी था उसका मानना था कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है वो ट्रैप्ड रहती है पॉवर्टी के अंदर। क्यों ट्रैप्ड रहती है, तो उसने ये बताया था, लो इनकम होगी तो कम इन्वेस्टमेंट होएगा, और कम इन्वेस्टमेंट होएगा तो कम प्रोडक्टिविटी होगी, और कम प्रोडक्टिविटी होगी तो पॉवर्टी साइकिल होगी। तो इस तरीके से मतलब चलती जाएगी। तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें बिग पुश थ्योरी के अंदर, तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट आर इनसफिशिएंट। तो बिग पुश थ्योरी ये कहती है कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है वो इनसफिशिएंट होते हैं इकोनॉमी के अंदर। लार्ज स्केल कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, मतलब लार्ज स्केल पे और कोऑर्डिनेटेड एक साथ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है एक इकोनॉमी को उस पॉवर्टी के विशेष सर्किल से बाहर लाने के लिए। सिमिल्टेनियस इन्वेस्टमेंट अक्रॉस सेक्टर्स नीडेड, मतलब एक साथ, है ना, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट जरूरी है, नीड होती है उसकी। ये किसका कहना था, बिग पुश थ्योरी के अंदर बताया गया था। जो रोल है गवर्नमेंट का उसके बारे में अगर बात करें, तो गवर्नमेंट एक्सटर्नल इंटरवेंशन नेसेसरी, जो गवर्नमेंट है या फिर कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन है वो जरूरी है, क्योंकि वो हेल्प करता है इनिशिएट करने में लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, अनबैलेंस थ्योरी की। तो अनबैलेंस जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, वो दी थी प्रपोज बाय अल्बर्ट ओ कर्शमैन द्वारा। जो ग्रोथ है, ग्रोथ अकर्स थ्रू स्ट्रेटेजिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। जो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है वो क्या कहती है, जो ग्रोथ होती है वो अकर होती है किससे, स्ट्रेटेजिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट के थ्रू। रिपल इफेक्ट स्टिमुलेट्स अदर सेक्टर्स। जो रिपल इफेक्ट है
वो स्टिमुलेट करता है दूसरे सेक्टर को। कहने का मतलब अगर हम एक सेक्टर के अंदर वो करेंगे ग्रोथ, तो बाकी सेक्टर्स के अंदर भी कहीं न कहीं ग्रोथ होगी। तो ये रिपल इफेक्ट के बारे में बताता है, जो कि ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है दूसरे सेक्टर्स की। और बैलेंस ग्रोथ के अंदर क्या होता था कि भाई सारे सेक्टर्स के अंदर एक साथ इन्वेस्ट करना, और अनबैलेंस के अंदर मतलब एक सेक्टर के अंदर हमने इन्वेस्ट किया, तो उसकी वजह से बाकी सेक्टर्स के अंदर भी क्या हो गया, वो हो गया इन्वेस्टमेंट, मतलब एक तरीके से वो भी ग्रो होने लग जाएंगे बाकी सेक्टर भी। इसका ये मानना था। देन हम बात करेंगे काल्दोर काल्दोस ग्रोथ लॉ। तो ये जो है काल्दोस ग्रोथ लॉ, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वो निकोलस काल्दोर ने इंट्रोड्यूस किया था। और उसके अंदर क्या था? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। जब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक्सपेंशन होगा, तो उसकी वजह से क्या-क्या किस-किस में इंक्रीमेंट होएगा, इंक्रीज होएगी? एक तो प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होएगी। और बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, तो ये जो है ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पे बेस्ड है। कौन? काल्दोर ग्रोथ लॉ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हैरोल्ड्स नाइफ एज इंस्टेबिलिटी। जो हैरोल्ड्स की नाइफ एज इंस्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये जो है ये ग्रोथ पाथ इज अनस्टेबल। जो ये है नाइफ एज इंस्टेबिलिटी, वो क्या बोलती है कि थोड़ा सा भी शिफ्ट होने में वह बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। मतलब जो ग्रोथ पाथ है वो अनस्टेबल है। स्मॉल डेविएशन कैन क्रिएट इंस्टेबिलिटी। थोड़ा सा भी अगर चेंज होएगा, थोड़ा सा भी डेविएशन होगा, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। इसका फोकस किस पे था? सेविंग पे, इन्वेस्टमेंट पे और ग्रोथ बैलेंस पे था। अब हम की मैसेज देखें, तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज नीड अ कोऑर्डिनेटेड एंड सब्सटेंशियल बिग पुश फॉर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो ये है बिग पुश थ्योरी के अंदर हमें बताया गया है कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं, उनको एक साथ और एक मतलब थोड़े लार्ज अमाउंट के अंदर है ना इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करना होता है, जिससे इकोनॉमी को एक बड़ा धक्का मिलेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ अग्रसर होगी, मतलब बढ़ेगी। देन हम आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने देख लिया कि भाई बिग पुश थ्योरी थी, वो पॉल रॉस्टन रॉडन ने 1943 के अंदर लाई थी। उसका कोर आइडिया देखेंगे, की फीचर्स देखेंगे और उसके सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बिग पुश थ्योरी का जो कोर आइडिया था वो था कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो ट्रैप्ड होती हैं किसके अंदर? लो लेवल इक्विलिब्रियम के अंदर। क्यों? क्योंकि बिकॉज उनके अंदर मतलब उनको है ना किस चीज की नीड होती है? तो नीड होती है लार्ज और कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट की, उस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। देन हम बात करेंगे की फीचर्स की। तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड, मतलब थोड़ा क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड होता है। सिमिल्टेनियस इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे सेक्टर में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना, और गवर्नमेंट और एक्सटर्नल जो इंटरवेंशन होता है वो जरूरी होता है। इसका सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो एक्सप्लेन करता है ये वाई स्मॉल इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट फेल। क्यों एक स्मॉल इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट होता है वो फेल होता है? टू जनरेट ग्रोथ एंड वाई लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट नेसेसरी। तो बेसिकली ये जो है बिग पुश थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं और इकोनॉमी को ग्रो करने में, जबकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ये बिग पुश थ्योरी का मानना था। देन हम कहेंगे अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी है वो किसने दी थी? तो वो दी थी एल्बर्ट ओ हर्शमैन ने दी थी। उसका कोर आइडिया था कि जो ग्रोथ होती है वो अकर होती है बाय इन्वेस्टिंग इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर दैट क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो जो एक स्ट्रेटेजी से हमने एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया, जो कि एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा बाकी जो सेक्टर्स हैं उसके ऊपर। मतलब एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से धीरे धीरे बाकी सेक्टर्स में भी ग्रोथ आती है, उसे अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी कहते हैं। देन हम बात करेंगे इसके की फीचर्स की। तो इसका की फीचर है फोकस ऑन सेलेक्टेड की इंडस्ट्रीज। सिर्फ कुछ की इंडस्ट्रीज जो है उस पर फोकस करता है। लिंकेजेस जनरेट ग्रोथ इन अदर सेक्टर्स। जो लिंकेजेस हैं मतलब बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है, मतलब रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंसी, मतलब अगर हमने है ना एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट किया है, तो जो उसके उससे जो भी सेक्टर्स लिंक्ड हैं वो भी इम्प्रूव होंगी ही होंगी। तो ये एक अनबैलेंस्ड अप्रोच है। रिसोर्सेज यूज्ड वेयर रिटर्न्स आर हाईएस्ट। जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे जो रिटर्न है वो हाईएस्ट मिले। helps in allocating scarce resources efficiently and promotes faster economic development. So basically जो unbalanced growth theory है वो help करती है allocate करने में जो scarce resources हैं उनको efficiently
और प्रमोट करने में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। नेक्स्ट हम आते हैं काल्डोर ग्रोथ थ्योरी, जो कि प्रपोज किसने की गई, इंट्रोड्यूस किसने की थी, तो वो की थी निकोलस काल्डोर ने। और कोर आइडिया था एक्सपेंशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जो इकोनॉमी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका एक्सपेंशन, जिसकी वजह से हायर प्रोडक्टिविटी होगी और इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आएगी और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। देन हमारा की फीचर है मैन्युफैक्चरिंग ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन क्यूमुलेटिव, ये इसके की फीचर्स थे। हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। और हम लास्ट हम देखेंगे कि जो हैरड की नाइफ एज इंस्टेबिलिटी के बारे में रॉय हैरड ने दी थी। इसने बताया था इक्विलिब्रियम ग्रोथ पाथ जो होता है वो अनस्टेबल होता है, स्मॉल डेविएशन से होते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। ग्रोथ जो होती है वो डिपेंड करती है बैलेंस इन्वेस्ट मतलब बैलेंस सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में। डेविएशन इनस्टेबिलिटी को लीड करता है। इकोनॉमी या तो ओवर ग्रो हो जाती है या अंडर ग्रो हो जाती है। एम्फोसाइज किस पे किया गया था इसके अंदर, तो एम्फोसाइज द नीड फॉर मेंटेनिंग बैलेंस इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर स्टेबल ग्रोथ। तो जो इसने किस चीज पे जोर दिया था, तो मेंटेन करना सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर बैलेंस ताकि स्टेबल ग्रोथ हो सके, उसके बारे में उसके ऊपर जोर दिया था हैरड की नाइफ एज इंस्टेबिलिटी ने। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हाउ मच रेवेन्यू विल have to be foregone due to different beneficial proposal in the central budget 2025-26। तो इसके अंदर बात की गई है कि कितना रेवेन्यू जो है उसको जाने देना होगा ताकि जो डिफरेंट बेनिफिशियल प्रपोजल है सेंट्रल बजट के अंदर 2025 और 26 के। तो इसका क्या था डेटा, तो वो था, इसका आंसर था ₹1,00,000 crore एज डायरेक्ट टैक्सेस एंड ₹2,600 crore एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसके अंदर बता रखा है कि भाई 1,00,000 करोड़ जो डायरेक्ट टैक्सेस था उस रेवेन्यू का, और जो 2600 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्सेस था रेवेन्यू का, उसको फॉरगोन किया गया अलग अलग बेनिफिशियल प्रपोजल के लिए सेंट्रल बजट के अंदर। जो 2025-26 का डाटा है उसके बारे में बताया गया। अब हम देखेंगे बजट रेवेन्यू फॉरगोन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इस वर्ड का मतलब। देखो, जो बजट रेवेन्यू फॉरगोन है उसके अंदर जो फॉरगोन है इसका मतलब क्या है। फॉरगोन का मतलब होता है गिवन अप, लॉस्ट और डिसाइडेड बिफोर एंड, मतलब त्यागा हुआ या फिर पहले से ही तय कर लिया गया, उसको कहा गया है फॉरगोन। रेवेन्यू फॉरगोन के बारे में अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 उसके अंदर 1,00,000 करोड़ जो है वो फॉरगोन किया गया डायरेक्ट टैक्स को, और 2600 करोड़ जो है वो फॉरगोन किया गया किसको, इनडायरेक्ट टैक्स को। अब हम बात करेंगे पर्पस की, किस पर्पस के लिए उसको फॉरगोन किया गया, मतलब त्यागा गया या फिर पहले से ही तय कर लिया गया कि यहाँ पे इस्तेमाल होएगा। तो प्रोवाइड टैक्स रिलीफ, मतलब जाने देना गया, मतलब एक तरीके से त्याग दिया गया इतना पैसा। तो टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए उसको दिया गया, एनकरेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट को, एंटरप्रेन्योरशिप को और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सभी पर्पसेस के लिए जो बजट रेवेन्यू को फॉरगोन किया गया और कितने को किया गया वो हमने देख लिया। देन हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस की। तो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या इंक्लूड किया गया था, तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। और पर्पस क्या था, रिलीफ करना, रिलीफ देना किसको, टैक्स पेयर्स को, और प्रमोट करना क्या, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, टैक्स पेयर को रिलीफ प्रोवाइड करना, डायरेक्ट टैक्सेस में छूट दी गई। देन हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी। पर्पस क्या था, प्रमोट करना अफोर्डेबिलिटी को, कि लोग अफोर्ड कर सके उस चीज को, रिड्यूस करना इन्फ्लेशन को, जो महंगाई हो रही है उसको रिड्यूस करना, एनकरेज करना कंजम्पशन को, तो लोग ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए जो गुड वगैरह हैं उसमें जो जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी लगती है उसको कम कर दिया गया। तो इन दोनों चीज को, ये डायरेक्ट टैक्स और ये इनडायरेक्ट टैक्स को फॉरगोन किया गया। और इसका पर्पस भी हमने देख लिया कि भाई टैक्स रिलीफ के लिए, और है ना इकोनॉमी के अंदर ज्यादा कंज्यूम कर सके, लोग को अफोर्ड कर सके, और इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए, इन सभी कारणों के लिए इन चीजों को रिड्यूस किया गया। एक तरीके से जो बजट रेवेन्यू था उसको फॉरगोन किया गया।
मतलब त्यागा गया ऐसे कह सकते हो, या फिर जो। देन हम बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ टैक्स। दो तरीके के टैक्स होते हैं। पहला टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, है ना, जो इंक्लूड करता है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या होता है, लेविड मतलब इम्पोज्ड ऑन द इनकम और प्रॉफिट ऑफ द इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। तो एक इंडिविजुअल की इनकम या फिर उसके प्रॉफिट, जो बिजनेसेस के प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो कि इनकम टैक्स होता है और कॉर्पोरेट टैक्स होता है। पर्पस क्या होता है, तो पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोवाइड करता है रिलीफ टैक्स पेयर को, एनकरेज करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। तो जो डायरेक्ट टैक्स पे मतलब जो डायरेक्ट टैक्स को फॉरगोन किया गया, मतलब नहीं लिया गया, उस टैक्स को त्यागा गया एक तरीके से, या फिर रिलीफ प्रोवाइड किया गया। वो क्यों प्रोवाइड किया गया था, ताकि टैक्स पेयर को रिलीफ मिले और सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए डायरेक्ट टैक्स कम से कम 1 करोड़, जो 1 लाख करोड़ जो था, उसे फॉरगोन किया गया। देन की टेक अवे क्या है, रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस हेल्प्स इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम एंड स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर रिडक्शन जो हुआ था, उसका पर्पस हमें पता चल गया। और रिडक्शन किस चीज में मदद की थी, तो वो डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया था और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को है उसको स्टिमुलेट किया था। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा आता है, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी। और इसका मतलब क्या होता है, अप्लाइड टू गुड्स और सर्विसेज टू वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जीएसटी का मतलब होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, और ये जो है ये अलग अलग गुड्स और सर्विसेज और अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे अप्लाई किया जाता है, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी जो एक्साइज ड्यूटी है। तो और जो पर्पस था कि इनडायरेक्ट टैक्स रिडक्शन में या फिर फॉरगोन करने में, वो पर्पस था कि भाई लोग अफोर्ड कर सके, इन्फ्लेशन रिड्यूस हो सके और कंजम्पशन एनकरेज करने के लिए। अब हम बात करेंगे की टेक अवे की। जो चेंजेस हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, वो उसका एम क्या था, एम था बैलेंस करना कंज्यूमर के बर्डन को, इन्फ्लेशन को और इकोनॉमिक ग्रोथ को। देन ओवरऑल हम इसकी बात बारे में बात करें तो रेवेन्यू फॉरगोन इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमिक पॉलिसीज टू सपोर्ट टैक्स पेयर्स, प्रमोट इन्वेस्टमेंट, एनकरेज ग्रोथ एंड मेंटेनिंग फिस्कल डिसिप्लिन। तो जो रेवेन्यू फॉरगोन किया गया वो एक ब्रॉडर पार्ट है एक इकोनॉमिक पॉलिसी का। तो टैक्स पेयर्स को सपोर्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, ग्रोथ को एनकरेज करने के लिए और मेंटेन करना फिस्कल डिसिप्लिन को। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कमोडिटीज, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज आर नॉट कवर्ड बाय जीएसटी टिल नाउ। मतलब इनमें से कौन सी कमोडिटीज हैं जो जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं की गई है अभी तक। तो देखो, मोबाइल फोन पे जीएसटी, तो हाँ मोबाइल फोन पे जीएसटी तो लगता है, तो ये तो इंक्लूडेड है। देन हमारा आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगी हुई है, तो ये एक्सक्लूडेड है। टेक्सटाइल पे लगी हुई है, तो हाँ टेक्सटाइल्स जो है उनपे जीएसटी लगती है। अल्कोहल पे नहीं लगती है। तो इनमें से हमें पूछा क्या गया है, इस चीज का ध्यान रखना, नॉट कवर्ड पूछा गया है, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी और डी। तो ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। तो बी एंड डी कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर से, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। देन अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं, जीएसटी एक्सक्लूजन के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक्सक्लूडेड की गई थी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है जीएसटी में, और अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है जीएसटी के अंदर। जो टैक्स थ्रू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी टैरिफ्स कंसिडर असेंशियल सर्विस अंडर स्टेट जुरिडिक्शन। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको टैक्स किसके थ्रू किया गया है, तो स्टेट स्पेसिफिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या फिर टैरिफ लगाए गए हैं, ना कि जीएसटी। इस चीज का ध्यान रखना। देन हम बात करें इसकी, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी क्यों नहीं लगाया गया था, तो क्योंकि जो ये है इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टेट ज्यूरिडिक्शन के, जो टैक्सेशन है वो इसका है ना स्टेट ज्यूरिडिक्शन के अंडर में आता है। अब हम इसके बारे में बात करें तो जीएसटी इंक्लूजन डिबेट कुड, जो कि अगर हम जीएसटी लगाएंगे तो एज इट कुड सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर, तो ये जो है टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर देगा और जो रिड्यूस कर देगा किसको, कैस्केडिंग इफेक्ट को। तो बहुत सालों से डिबेट चल रही है कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी है उसको जीएसटी के अंदर इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर देंगे तो उससे क्या होगा, टैक्स का स्ट्रक्चर वो सिंप्लीफाई हो जाएगा और कैस्केडिंग जो इफेक्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है एक के बाद एक होने वाला प्रभाव, मतलब अ सिचुएशन वेयर वन इवेंट causes a series of other events or effects one after another।
अब हम बात करें अल्कोहल की। जो अल्कोहल है उसके अंदर क्या है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड जीएसटी। जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहल है वो जीएसटी से बाहर है, मतलब जीएसटी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। स्टेट्स हैव एक्सक्लूसिव टैक्सेशन राइट। जो स्टेट है उसके पास एक्सक्लूसिव टैक्सेशन राइट है, टैक्स्ड अंडर एक्साइज ड्यूटी सिस्टम। जो ये है अल्कोहल वो एक्साइज ड्यूटी फ्रेमवर्क के अंडर में टैक्स, मतलब उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, जो कि मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। जो मतलब है ना जीएसटी के मतलब एक्सक्लूडेड है, मतलब अल्कोहल को जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। मेजर रेवेन्यू सोर्स ऑफ स्टेट, तो ये अल्कोहल है ये मेजर रेवेन्यू सोर्स है किसका, स्टेट का। देन हम बात करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन की। तो देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो मोबाइल है वो जीएसटी के अंडर में कवर किया गया है, और ये जो टेक्सटाइल है इसको भी जीएसटी के अंडर में कवर किया गया है। तो जो टैक्स रेट है वो जनरली कितना 12 से 18% लगेगा इस पे, वेरीज डिपेंडिंग ऑन टाइप एंड प्राइस। तो डिपेंड करेगा कि क्या टाइप है और कितनी प्राइस है। और टेक्सटाइल 5 से 12% है ना, वेरीज डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट का टाइप क्या है और मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस क्या है उसके अकॉर्डिंग वेरी किया जाएगा। तो की पॉइंट्स अगर हम देखें तो मोबाइल के अंदर क्या था, GST applicable on phone, mobile phones, tax rate varies with the type and price of the phone, or they typically fall under 12% to 80% GST slab। तो GST 12 से 18% की GST slab के अंदर लाई करती है। GST states जो GST रेट होती है टेक्सटाइल में वो वेरी करती है, जो रेट होती है वो 5% से 12% के बीच में रेंज करती है, और डिपेंड करती है किस पे, प्रोडक्ट टाइप पे और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। अब हमें इसमें क्या ध्यान देना है, तो नोट the exclusion of electricity and alcohol from GST ensures state retain control over these areas, which are significant sources of revenue for them. Then हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड 2024-25 के डेटा के बारे में पूछा गया है कि इंडियन मार्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट वाइडन ड्यू टू। तो जो इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 उसके बारे में ये पूछा गया है कि जो इंडियन मार्चेंडाइज ट्रेड जो है उसके अंदर जो डेफिसिट हुआ था वो बड़ा क्यों हो गया, मतलब जो डेफिसिट वाइडन ड्यू टू, इन चारों में से क्या कारण थे जिसकी वजह से डेफिसिट बढ़ गया, है ना। तो फर्स्ट हमारे दे रखा है कि भाई डिक्लाइन ऑफ नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स, मतलब जो नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हैं या फिर हीरे जवाहरात जो नॉन मतलब हीरे जवाहरात नहीं उसके अलावा जो है उसके एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हो गया। इसकी वजह से जो इंडिया के जो मर्चेंडाइज ट्रेड जो है वो उसके अंदर जो डेफिसिट है वो बढ़ गया। तो ये वाला कारण नहीं है, ठीक है, तो ये कारण नहीं है। देन हमारा आता है इंक्रीज इन ऑयल नॉन ऑयल एंड नॉन गोल्ड इम्पोर्ट्स। जो नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड इम्पोर्ट की वजह से डेफिसिट बढ़ गया, तो ये जो कारण है वो करेक्ट कारण है। जो इम्पोजिंग ऑफ बैन ऑन ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स, तो बैन करने की वजह से तो ये भी गलत है। इसका गोल्ड इम्पोर्ट्स ग्रू ड्यू टू अर्ली परचेजेस अहेड ऑफ फेस्टिव स्पेंडिंग एंड डिमांड फॉर सेफ हेवन एसेट्स। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा आ जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, और कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सेकंड आ जाएगा। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो डायरेक्ट जो ट्रेड डेफिसिट है एंड इंपोर्ट, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीज इन नॉन ऑयल एंड नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स। तो ये मेजर रीजन था, जो ट्रेड डेफिसिट के बढ़ने का जो मेजर रीजन था वो था कि जो इंपोर्ट्स थे वो ऑयल और गोल्ड के अलावा जो इंपोर्ट्स थे, जो नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड के इंपोर्ट्स में बढ़ोतरी होने की वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया। तो क्या इंक्लूड करते हैं ये इंपोर्ट्स, जैसे मशीनरी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, केमिकल और इंडस्ट्रियल गुड्स के इंपोर्ट अगर बढ़ गए तो उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट हुआ। इंडिकेट क्या करता है, हायर डोमेस्टिक डिमांड, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत ज्यादा थी। देन आएगा हमारा इंक्रीज इन गोल्ड इंपोर्ट। तो जो गोल्ड के इंपोर्ट भी इंक्रीज हो गया, इसका कारण क्या था, फेस्टिव डिमांड, मतलब तीज त्योहार वगैरह होते हैं उसके अंदर गोल्ड वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, दिवाली वगैरह। तो फेस्टिव डिमांड की वजह से है ना गोल्ड का जो इंपोर्ट था वो बढ़ गया, जिससे सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट डिमांड। इफेक्ट क्या था, इंक्रीज प्रेशर ऑन ट्रेड डेफिसिट। तो उसने प्रेशर इंक्रीज कर दिया ट्रेड डेफिसिट पे। इंडिया इज अमंग लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर ग्लोबली।
जो भारत है उस वो लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर है ग्लोबली। देन हम बात करें डिक्लाइन इन नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एक्सपोर्ट। तो ये जो है नॉट प्राइमरी रीजन फॉर वाइडनिंग डेफिसिट, जो डिक्लाइन हुआ था नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स एक्सपोर्ट्स के अंदर, तो वो मेन कारण नहीं है जो ट्रेड डेफिसिट को ज्यादा बढ़ने में। मेन कॉज वाज राइजिंग इंपोर्ट। तो मेन कारण था ट्रेड डेफिसिट का वो इंपोर्ट का बढ़ना था, ना कि एक्सपोर्ट का गिरना। इस चीज का ध्यान रखना। देन बैन ऑन ज्वेलरी, नो एविडेंस ऑफ सच बैन, मतलब कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा कुछ बैन हुआ था। ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स रिमेन इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड, जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट है ट्रेड के लिए। तो ये तो हुआ ही था, तो बैन का पता नहीं है अभी। देन हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर हम देखेंगे फैक्टर्स, उनकी डिटेल्स, उनका इम्पैक्ट ट्रेड डेफिसिट पे, और एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल के साथ में। तो जो नॉन ऑयल, इसके अंदर हम देखेंगे जो हमने देखा था अभी, ये एक तरीके से रिवीजन समरी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी कह सकते हो, है ना। इंक्रीज होना नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड के इंपोर्ट्स पे, और दूसरा इंक्रीज होना गोल्ड के इंपोर्ट्स पे। मतलब नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स का बढ़ना और गोल्ड का इंपोर्ट भी बढ़ना, इन दोनों कारणों की वजह से, ये दोनों कारण क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर है ट्रेड डेफिसिट के, है ना। अगर हम बात करें कि नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स की, तो उसके अंदर हम बोलेंगे कि भाई राइज इन इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरीज, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल्स एंड अदर इंडस्ट्रियल गुड्स रिफ्लेक्ट क्या करते हैं, हायर डोमेस्टिक डिमांड को। तो बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है हायर डोमेस्टिक डिमांड को। और इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कंजम्पशन डिराइव डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और कंजम्पशन है वो डिमांड को डिराइव करता था कौन सी, कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल्स की। देन असेंशियल फॉर प्रोडक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बट इंक्रीज एक्सपोर्ट बिल। भले ही ये जो प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी था कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल्स की डिमांड, बट इसकी वजह से क्या हो गया, इंपोर्ट का बिल बढ़ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज इन गोल्ड इंपोर्ट्स, सर्च ड्यू टू फेस्टिव परचेजेस एंड सेव हेवन डिमांड। इंडिया इज टॉप गोल्ड कंज्यूमर। तो ये जो है, ये गोल्ड के अंदर इंपोर्ट जो है वो बढ़ा क्यों था, तो फेस्टिवल वगैरह के अंदर जो डिमांड थी वो बढ़ने के कारण, और इंडिया जो है वो टॉप गोल्ड कंज्यूमर्स में आता है। अब हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल की। फेस्टिव सीजन्स इंक्रीज ज्वेलरी डिमांड, फेस्टिवल सीजन्स के अंदर ज्वेलरी की डिमांड बढ़ जाती है। इन्वेस्टर्स बाय गोल्ड एज अ सेफ हेवन एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। देन हम बात करेंगे नॉन, मतलब ये जो है डिक्लाइन, डिक्लाइन इन पेट्रोलियम एंड नॉन जैम एक्सपोर्ट्स और बैन ऑफ ज्वेलरी एक्सपोर्ट, ये कारण नहीं थे किसके, ये कंट्रीब्यूट नहीं करते थे ट्रेड डेफिसिट के अंदर, ये प्राइमरी कारण नहीं था ट्रेड डेफिसिट के वाइडन होने में, और ये फैक्टर नहीं था इसका इसके अंदर ट्रेड डेफिसिट के अंदर। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम बात करें नॉन पेट्रोलियम और नॉन जैम एक्सपोर्ट की, तो ड्रॉप इन एक्सपोर्ट्स एक्सक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी। तो इसके बारे में एक्सपोर्ट का होना, जो कि ये पेट्रोलियम और जेम्स और ज्वेलरी के हटा के जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसके अंदर ड्रॉप हो जाना, उसके बारे में बताया गया है। जबकि while export affect deficits, main factor was increase in import। भले ही एक्सपोर्ट जो है वो अफेक्ट करता हो डेफिसिट को, लेकिन जो मेन फैक्टर रहेगा वो इम्पोर्ट रहेगा। बैन की बात करें तो नो बैन इम्पोज, ऐसा कोई बैन नहीं हुआ था ज्वेलरी पे कि भाई ज्वेलरी का एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। कंटिन्यू, मतलब ज्वेलरी एक्सपोर्ट कंटिन्यू था, और कोई भी एविडेंस नहीं है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि भाई ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया था, क्योंकि ज्वेलरी का एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एक पॉजिटिव ट्रेड को। की टेक अवे के बारे में बात करें तो द वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट वाज मेनली ड्यू टू इंक्रीज्ड नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स एंड सर्ज इन गोल्ड इंपोर्ट्स, नॉट ड्यू टू डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स और एनी बैन ऑन ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ग्लोबलाइजेशन कैरीज बेनिफिट। मतलब हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। अब इसमें से हमें ये बताना है कि भाई करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला वाला कहता है कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन कैरीज बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज कॉस्ट एंड रिस्क। तो ग्लोबलाइजेशन है वो बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज को कैरी करता है, साथ साथ रिस्क भी होता है उसके अंदर, कॉस्ट भी, खर्च भी होता है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस कंट्री। ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो इसका मतलब कैपिटल का फ्लो होगा, टेक्नोलॉजी और गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होगा कंट्रीज के अक्रॉस, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है।
देन हमारा आता है द लार्जर द मार्केट द ग्रेटर द गेन फ्रॉम द ट्रेड एंड द डिवीजन ऑफ लेबर। जितना बड़ा मार्केट उतना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और डिवीजन ऑफ लेबर होगा, तो इसी स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। देन हमारा आता है ग्लोबलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज इवनली स्प्रेड अक्रॉस वर्ल्ड नेशंस। तो जो कैपिटल है, गुड्स है, टेक्नोलॉजी है, वो इवनली स्प्रेड है नेशंस के अक्रॉस, तो ये नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कुछ नेशंस के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और गुड्स वगैरह है, कुछ अंडर डेवलप है, कुछ डेवलपिंग है और कुछ डेवलप्ड है, तो अलग अलग है। ये कैपिटल का फ्लो, गुड्स और टेक्नोलॉजी अलग अलग है, ना कि इवनली इवनली स्प्रेड नहीं की गई है। इसलिए ए बी सी करेक्ट है और डी इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम, अगर हमें पता है, अगर हमें ये भी ना पता हो कि भाई तीन सही है या नहीं, बट हमें अगर ये पता है कि भाई इवनली स्प्रेड नहीं है, तो हम डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। सिंस हमने डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो कभी कभी एलिमिनेशन से भी काम चल जाता है। अगर आपको पता है 100% कि भाई ये ऑप्शन गलत है, तो उसको उसके अलावा बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिट्स एंड रिस्क। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर बेनिफिट और रिस्क दोनों ही होता है। ग्लोबलाइजेशन का हिंदी में मतलब होता है वैश्वीकरण। और ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के थ्रू कंट्रीज और जो लोग होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो ट्रेड करते हैं। टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन वगैरह, कल्चर वगैरह, ये सब ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। इसका बेनिफिट क्या है? हम बेनिफिट की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी शेयरिंग। और रिस्क क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और कल्चरल होमोजिनाइजेशन, ये इसके रिस्क हैं ग्लोबलाइजेशन के। नेक्स्ट हम बात करें ग्लोबलाइजेशन क्या इनेबल करती है, फ्लो कंट्रीज के अक्रॉस। जो फ्लो है, किसका फ्लो, मतलब ग्लोबलाइजेशन इनेबल करता है फ्लो को कंट्रीज के अक्रॉस। और किस चीज के फ्लो के बारे में बात की गई है, तो फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, गुड्स, सर्विसेज, लेबर। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट्स मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, एक्सपेंड ग्लोबली, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। देन हम बात करेंगे लार्जर मार्केट इंक्रीजेस ट्रेड गेन्स। मतलब जितना बड़ा मार्केट उतना ज्यादा ट्रेड गेन होएगा। तो ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस, अगर बड़ा मार्केट होएगा तो, है ना। और कंट्रीज स्पेशलाइज बेस्ड ऑन कंपेरेटिव एडवांटेज। तो जो कंट्रीज होंगी वो स्पेशलाइज करेगी कंपेरेटिव एडवांटेज के बेसिस पे, जिसकी वजह से एफिशिएंसी होगी, प्रोडक्टिविटी होगी और ट्रेड के अंदर गेन होगा। देन हम बात करेंगे डी की। जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो बेनिफिट्स होंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए होंगे, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज के पास ज्यादा बेनिफिट होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो फेस करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, स्किल शॉर्टेज और अनइक्वल बार्गेनिंग पावर। तो ये इक्वल नहीं है। हैंस ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट आर अनइवन। जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है वो अनइवन होता है। की आइडिया क्या है ग्लोबलाइजेशन का? तो बेस की आइडिया है कि ये प्रमोट करता है इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, बट ऑल्सो क्रिएट चैलेंजेस एंड अनइवन आउटकम अक्रॉस नेशन। तो बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंटरकनेक्टेडनेस को प्रमोट करता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स को प्रमोट करता है और क्रिएट करता है चैलेंजेस, जो अनइवन आउटकम होता है नेशन के अक्रॉस उसको। देन हम देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर यही चीजों के बारे में बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स और रिस्क क्या होते हैं। एक तरीके से ये जो ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये एक तरीके से समरी है जो अभी हमने पढ़ा है उसकी। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर बेनिफिट और रिस्क दोनों होते हैं। बेनिफिट्स किसके अंदर? ग्रोथ, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग के अंदर। जो रिस्क होता है वो इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और कल्चरल होमोजिनेशन की वजह से ये रिस्क होते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें डिटेल के अंदर, तो ये जो है ये क्रिएट करती है अपॉर्चुनिटीज डेवलपमेंट के लिए और अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के साथ साथ। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। ये इनेबल करता है फ्लो को, और जो लार्ज मार्केट होते हैं वो इंक्रीज करते हैं ट्रेड गेन्स को। और बेनिफिट है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो ये इसकी पूरी समरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ and development facilities, global flow and increases trade gains, but the benefits are not evenly distributed among countries. So benefit जो हैं वो evenly distribute नहीं किए गए हैं countries के among।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हमें दो एक असर्शन दे रखा है, एक रीजन दे रखा है। तो असर्शन क्या है? ए, देखो एग्जाम के अंदर जब ये जो स्टेटमेंट है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, ठीक है। तो आपको असर्शन और रीजन दे रखा हो तो आपको डायरेक्टली असर्शन और रीजन ही पढ़ना है, आपको ये पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि भाई ये क्या बोल रखा है ऊपर वाला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक असर्शन दे रखा होगा, डायरेक्ट देख लेना, और एक रीजन दे रखा होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? एक अप्रोप्रिएट आंसर। तो इस तरीके से ये चीजें, ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें डायरेक्ट आपको असर्शन और रीजन पढ़ना है और डायरेक्टली आंसर निकालना है। तो हमारा असर्शन क्या है? तो असर्शन कह रहा है कि विद 10% राइज इन एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड देयर विल बी 50% राइज इन इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो 10% अगर एक एवरेज इनकम बढ़ी है किसी हाउस होल्ड की, तो 50% जो है इनकम का वो किस में जाएगा? हेल्थ और एजुकेशन में, चिल्ड्रन की। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आई थिंक ये वाला स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। जो रीजन है उसका कारण क्या है? जो इन्वेस्टमेंट होएगा हेल्थ और एजुकेशन में चिल्ड्रन की, वो क्या ह्यूमन कैपिटल को राइज करेगा, है ना। और जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज भी राइज होंगी इसके कारण, जिससे ह्यूमन प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज होगी। जिससे क्या होगा? इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी राइज होगी। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना हेल्थ और एजुकेशन एक चिल्ड्रन की, उससे ह्यूमन कैपिटल के अंदर राइज होता है, ह्यूमन कैपिटल कैपेबिलिटीज भी बढ़ती है और इकोनॉमिक के अंदर प्रोडक्टिविटी भी होती है। तो ये वाला जो रीजन है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन तो करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि 10% बढ़ने से 50% इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया जाता। तो हम इसका कारण भी देख लेते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन है ए इज इनकरेक्ट और बी इज करेक्ट। तो फोर्थ हमारा करेक्ट है। देन हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखेंगे इन्वेस्टमेंट इन पीपल दैट एनहेंसेस देयर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक वैल्यू। तो ह्यूमन कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट होता है लोगों के अंदर जो कि उनकी प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाता है। तो जो हमारा स्टेटमेंट दे रखा है कि भाई स्टेटमेंट क्लेमिंग एक फिक्स प्रोपोर्शन में राइज होने से जो इन्वेस्टमेंट के अंदर राइज होएगा, ये इनकरेक्ट है। क्यों? कारण क्या है इसका इनकरेक्ट होने का? तो रीजन है कि भाई एजुकेशन एंड हेल्थ इन्वेस्टमेंट डिपेंड किस पे करता है? प्रायोरिटीज पे, अवेयरनेस पे, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज पे डिपेंड करता है, ना कि जस्ट बिकॉज आपकी है ना इनकम बढ़ गई तो आप इनमें इन्वेस्ट करोगे। जरूरी नहीं है ना ये चीजें कि प्रायोरिटीज पे डिपेंड करेगा, अवेयरनेस पे डिपेंड करेगा, और जो फैसिलिटीज अवेलेबल है आपके आसपास उस पर डिपेंड करेगी ये चीज। सो जो असर्शन है वो इनकरेक्ट है। अब हम बात करेंगे रीजन की। तो अगर हम रीजन की बात करें तो जो ये रीजन है वो है एजुकेशन और हेल्थ इन्वेस्टमेंट क्या इंक्रीज करता है? ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को। तो ये जो कंक्लूजन है, ये कारण जो है वो सही है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें तो एजुकेटेड एंड हेल्दी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करते हैं ज्यादा नेशनल इनकम और प्रोडक्टिविटी को। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसेंशियल, एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एसेंशियल है ह्यूमन कैपिटल। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो एजुकेशन इंप्रूव करता है नॉलेज, स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी को। हेल्थ इंप्रूव करती है एफिशिएंसी को, रिड्यूस करती है एब्सेंटीज को और इंक्रीज करती है वर्क कैपेसिटी को। कंट्रीज विद हायर ह्यूमन कैपिटल अचीव हायर इनकम लेवल्स एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो कंट्रीज जिनकी ज्यादा इनकम ह्यूमन कैपिटल है, मतलब जिस कंट्री के अंदर ज्यादा ह्यूमन कैपिटल है, वो उनकी उस कंट्रीज के अंदर ज्यादा इनकम लेवल होते हैं और ज्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है। देन हम बात करेंगे ये जो है ये असर्शन, रीजन और ये थ्योरी है। ह्यूमन कैपिटल की समरी टेबल है जो अभी तक हमने पढ़ा है ऊपर, वो सारा इसके अंदर बता रखा है। तो एक तरीके से बाद में रिवाइज करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम की टेक अवे की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट इन पीपल। तो एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना मतलब लोगों में इन्वेस्ट करना। इट बिल्ड्स ह्यूमन कैपिटल, तो ये ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करती है और एनहांस करती है प्रोडक्टिविटी को, और ये एक फाउंडेशन है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की। तो दोस्तों आज हमने 7 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए इकोनॉमिक्स पेपर के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में समझ लिया है। इस वीडियो में हमने सिर्फ आंसर को नहीं देखा बल्कि कंसेप्ट्स, थ्योरी और ऑप्शंस के पीछे पूरा लॉजिक को समझा है ना। उम्मीद है अब ये टॉपिक्स आपको पहले से ज्यादा आसान तरीके से कंसेप्चुअली क्लियर लग रहे होंगे। और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ताकि उनकी भी तैयारी मजबूत हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगले पार्ट्स में हम बाकी क्वेश्चंस को भी कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में कौन सा कंसेप्ट है जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। और अगले पार्ट में फिर मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू।